like a Hellcat. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एचके और आप देख रहे हो हमारी यूट्यूब चैनल एचके कूल ज्ञान। नो ड्रामा, नो बयान, ओनली ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 12 का हिंदी विषय में भूला भाई पटेल का छठा पाठ घर निबंध को लेकर आया हूं और इस घर निबंध को हम आज एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे ही स्कूल, कॉलेज और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के एजुकेशनल और जनरल नॉलेज के वीडियो लेकर आता ही रहता हूं। तो चले वक्त न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। घर निबंध को समझने से पहले हम लेखक परिचय की बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में तुम्हारे लेखक और कवि के जीवन और साहित्य सर्जन में से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूला भाई पटेल के जीवन और साहित्य सर्जन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भूला भाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार है। बस डॉक्टर भूला भाई पटेल हमारे गुजरात के साहित्यकार है। उनका जन्म गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के करीब सोजा गांव में हुआ था। उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है। गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अब भूला भाई पटेल के साहित्य सर्जन की बात करें तो तुम्हारा प्रश्न आ सकता है कि भूला भाई पटेल के महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम बताइए। तो भोला भाई पटेल के महत्वपूर्ण पुस्तक देखें तो अधूना, विदिशा, कांचनजंगा, अग्नि एक अध्ययन, ये इनके महत्वपूर्ण पुस्तक है। तुम्हारा दूसरा एक प्रश्न आता है कि भोला भाई पटेल को कौन कौन से पुरस्कार, अवार्ड मिले हैं। तो भोला भाई पटेल को अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे गुजराती साहित्य सभा की ओर से रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक और हिंदी साहित्य सेवा सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान, और भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इस घर निबंध में हम देखेंगे कि लेखक गांव से शहर में दूर रहते हैं और अपना गांव का पुश्तैनी घर बेचने का ख्याल आता है और वो बेचने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन घर बेचने से पहले पूरे परिवार के साथ, माँ, बहन, भाइयों सबके साथ एक बार थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए घर जाते हैं। और अपने गांव में घर में जाने के बाद क्या होता है, तो चलो हम इस घर निबंध में देखते हैं। सबसे पहले लेखक कहते हैं कि गांव में, शहर में स्थायी होने के बाद लगभग हमारे गांव का, छोटे से गांव का जो पुश्तैनी घर था उसको बेच देने का विचार आया। एक दिन लेखक को विचार आता है कि अपने गांव में जो पुश्तैनी छोटा सा मकान है उसे हम बेच देते हैं। और जब इंसान कोई चीज़ बेचने का सोचता है तब उसको नेगेटिव बातें याद आती है, और जब कोई इंसान कोई चीज़ को खरीदने का सोचता है तब उसको उसकी पॉजिटिव बातें याद आती है। तो यहाँ लेखक ने मन में ख्याल कर लिया है, सोच लिया है कि अब ये घर को बेच देना है। तो देखो लेखक किस तरह उस घर की नेगेटिव बातें याद करते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि भाई घर बेचने की वजह के पुरानी पड़ोसी जो हमारे घर के करीब में रहते थे वो सब भी अब शहर में रहने चले गए, बराबर। वो लोगों ने भी अपने गांव का पुराना मकान बेच दिया है। और फिर लेखक कहते हैं कि शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर, किसी सामाजिक रिवाज या लंबी छुट्टियों में गांव में जब हम जाते हैं घर में रहने के लिए तब हमको बड़ा बेढंगा लगता है। इंसान जब कोई चीज़ को छोड़ना चाहता है तब उसकी सारी चीज़ें उसको नेगेटिव दिखती है। तो लेखक कहते हैं कि अब तो हम शहर में रहने वाले लोग हैं, जब हम गाँव में जाते हैं तो उस घर में रहना हमको बेढंगा, अच्छा नहीं लगता। फिर लेखक वजह बताते हैं घर बेचने की कि नए पड़ोसी भी आ गए, उनके साथ नाता भी नहीं जुड़ा, इसलिए लेखक कहते हैं कि अब हमको ये घर बेच देना है। लेखक आगे कहते हैं, घर बेचने की वजह बताते हैं कि बंद रहने के कारण वो गांव का हमारा पुराना घर है वो भी जर्जरित, यानी अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। बारिश में बरसात पड़ती है तो ऊपर की छत के ऊपर से, छप्पर से पानी घर के अंदर आता है, जिसकी वजह से घर की जो मिट्टी की दीवारें थी वो दीवारों में भी दरार पड़ गई है। फिर लेखक आगे कहते हैं कि घर के आंगन में कोई रहता नहीं, इसलिए कूड़े यानी कचरे के ढेर लगे रहते हैं। तो लेखक कहते हैं इसलिए मैंने कि माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का हमने पक्का निर्णय कर लिया। और गांव में रहने वाले एक मित्र को सिफारिश भी कर दी कि कोई अच्छा ग्राहक मिले तो हमको बताना, हमें यह घर बेच देना है। लेखक आगे कहते हैं, प्रस्तुत उसी क्षण, परंतु लेखक कहते हैं जिस
क्षण हमने सोचा, निर्णय किया कि भाई घर, माँ की अनुमति ले ली, घर बेच देना है, तभी लेखक कहते हैं कि मेरे मन में और ख्याल आए। जब इंसान बराबर कोई चीज़ को छोड़ देने का सोचता है, बाद में उसकी छोड़ने की, ना छोड़ने की वजह भी वो याद करता है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि घर पुराना है तो क्या हुआ, लेकिन पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। पुश्तैनी यानी बाप दादाओं ने मेहनत करके बनाया है, तो इस घर को क्यों बेचा जावे। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के इस कमरे, बराबर 3-4 पीढ़ियाँ इस घर ने देखी है। मिट्टी का घर था, पिताजी ने उसको ईंटों से पक्का मकान बनवाया है। और फिर लेखक कहते हैं इस मकान को, इस घर को किस तरह बनाया गया है, उसकी लेखक बात करते हैं कि घर के सभी सदस्यों ने खुद मजदूरी करके ये घर बनाया था। पिताजी ने खुद ने के बराबर अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे और इस हमारे घर को बनाया था। कि चिनाई के लिए, यानी चिनाई की माटी के लिए गांव के करीब में के आबा तालाब से के चिकनी मिट्टी हमारे पिताजी खुद खोद कर लाए थे। तुम्हारा प्रश्न आता है MCQ या फिर एक वाक्य में कि लेखक के पिताजी चिनाई माटी कहाँ से लाए थे, तो आबा तालाब से लाए थे। फिर लेखक कहते हैं कि मेरी माँ ने खुद ने के जो सहती यानी सर तक की दीवार तक गारे, गारा किसे कहते हैं कि मिट्टी का मकान बनाने के लिए बड़ा मिट्टी के अंदर पानी डालकर उसका एक गारा बना जाता है, तो गारे चढ़ाए थे। कि फिर हम सब के शहर में चले गए मम्मी पापा के साथ, और जब हमने शहर में मकान बनवाया तब नए नए सुपरवाइजरों को, मजदूरों को बराबर देखकर माँ और पिताजी के मन में भी हमने किस तरह अपने गांव का घर अपने खुद बनाया था मेहनत करके, वो सब उनको याद आ जाता है। इसी घर में ही हम सब भाई बंधुओं का जन्म हुआ। अब लेखक ने जैसे निर्णय कर लिया कि घर बेच देना है, तो अब इनको अपना घर याद आता है कि घर ना बेचने की भी इनको वजह दिखती है। तो लेखक कहते हैं ये वही घर है जहाँ हमारे भाई बहनों का के जन्म हुआ था। इसी घर में हमारा दाम्पत्य जीवन यानी हमारी सबकी शादी, हमारे जीवन की नई शुरुआत हुई थी। हमारी संतानें भी के इसी घर में इनका जन्म हुआ था। हमारे अच्छे या बुरे प्रसंगों का बराबर यह घर साक्षी है, हमारे सुख दुख का के यह घर हमारा साक्षी है। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। लेखक अब धीरे धीरे जैसे इन्होंने सोचा कि अब घर बेच देना है, तब इनको अपनी पुरानी यादें सब याद आ जाती है कि घर के आंगन में हम किस तरह भाइयों बहनों के साथ खेलते थे। ये वही आंगन है जहाँ पर हमने बड़ा कंधे पर थैला लटका कर गाँव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। और यह वही गांव है बराबर जिसके गांव का आंगन छोड़कर आज हम शहर में आ गए। तो यह आंगन में ही हमारी भाई बहनों का मंडप बांधा था। लेखक आगे कहते हैं कि इसी घर के दालान में, यानी यही वो हमारा घर है जिसके आंगन में हमारे दादी और बाद में दादा की मृत्यु हुई थी। गोबर से लीप कर बराबर इसी घर के आंगन में उनको सुलाया गया था। और बाद में पिताजी की मृत्यु हुई तो पिताजी को भी इसी आंगन में सुलाया गया था। यानी लेखक अब धीरे धीरे अपने गांव के घर की यादों के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे घर के, अब लेखक कहते हैं कि घर के बराबर इर्द गिर्द कौन रहता है, उनके पड़ोसी कौन थे, उसकी बात करते हैं लेखक। तो लेखक कहते हैं हमारे घर के दोनों ओर दूसरे भी घर है। एक घर हमारे एकदम करीब में हैगा, हमारा पड़ोसी हैगा, वो हमारे एकदम निकट मेरे दोस्त का घर है। कि वह भी बंद है, वह भी के रोजी रोटी कमाने के लिए शहर में जाकर रहता है। हमारे घर के बाजू में मेरे दोस्त के करीब में के एक मकान है, उसमें के काशी बुआ रहती है। हमारे सामने के एक मकान हैगा, वहाँ एक प्रौढ़ बूढ़ा इंसान रहता था, अब वो भी रहा नहीं है और वह भी मकान धीरे धीरे अब जर्जरित होता जा रहा है। इस तरह सब बदल चुका है। लेखक कहता अब तो सब गाँव में सब कुछ बदल गया है। कि फिर भी लेखक को ख्याल आता है कि हम अपना घर क्यों बेचें, कि जैसा भी है, टूटा है फूटा है, जैसा भी है, हमारा पुश्तैनी घर है। पुराना है तो क्या हुआ, पुश्तैनी तो है, बाप दादा ने खुद मेहनत करके ये घर बनाया है। फिर लेखक ने घर और मकान की बात करी है कि घर और मकान में बहुत बड़ा फर्क होता है। बराबर जिस तरह हम देखें कि 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है, बस 4 दीवार और छप्पर वाले को हम घर नहीं कह सकते, वो तो एक मकान है जिसको ऊपर 4 दीवारें होती है, ऊपर एक छत होती है, उसको हम मकान कहते हैं। और मकान तो पैसे से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर उसको बेचा भी जा सकता है, परंतु घर के साथ तो यादें जुड़ी हुई होती है। घर तो एक भावना है, बस घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ
पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। मकान को पैसे से बनवाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, लेकिन घर के साथ यादें जुड़ी हुई होती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हम अपना घर क्यों बेचें। यानी कहने का मतलब कि लेखक को दो ख्याल आते हैं। जैसे इन्होंने निर्णय किया, माँ की अनुमति ले ली, सब भाइयों से बात कर ली कि भाई घर को बेच डाले, और घर बेचने के निर्णय लेने के बाद लेखक को अपनी घर की यादें आती है। तो एक मन तो कहता है कि घर बेच डाले, और दूसरा मन कहता है कि पूछते नहीं घर क्यों बेचे। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है। एक तरफ ना बेचने के भी मन इनको कह रहा है, दूसरी तरफ उनका मन कहता है बेच डालो। यानी दिमाग ऐसा कहता है कि बेच दो, और दिल कहता है घर मत बेचो। तो लेखक कहते हैं दूसरी ओर ऐसा होता है कि ये सब भावना हैगी। यदि गांव में जाना ही नहीं तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ। लेखक कहते अगर हम सबको शहर में ही रहना है तो गांव में घर रखने का क्या अर्थ। अच्छे पैसे भी मिल रहे, इतने में तो फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे कि काफ़ी पैसे मिल रहे। अगर ये पैसों को फिक्स डिपॉजिट में बैंक में रख दिया तो काफ़ी पैसे बढ़ जाएंगे। अंत में लेखक ने निर्णय कर लिया कि कुछ भी हुआ घर को बेच डालना है। लेकिन सब भाइयों ने और माँ ने निर्णय किया कि भाई, परंतु हम सब भाइयों ने एक साथ सब परिवार अपने उस घर में कुछ दिन रहने का निर्णय किया। हमेशा के लिए निकाल देना है तो चलो थोड़े दिन हमारे पुराने घर में रह आते हैं, ऐसा सब परिवार वाले निर्णय करते हैं। और फिर लंबे समय के बाद बंद घर खुला, और बहुत दिनों के बाद सब पूरे परिवार के साथ लेखक की माँ, उनके भाई, छोटे छोटे बच्चे सबके साथ वो गांव में जाते हैं। देखते देखते छोटे बड़े परिवारों जनों से सूना घर गूंजने लगा। जो घर बंद रहता था पर हम सबके आने से वो गूंजने लगा। इस अवसर पर मैं अपने साथ अपने शहर के एक मित्र को भी लेखक कहते साथ में ले गया था। पुराने दिन वापस आ गए लेखक को, और सब लेखक के परिवार वालों को भी पुरानी यादें याद आ जाती है। पिताजी की मृत्यु के बाद वह लेखक की माँ उदास रहती थी, लेकिन गांव में अपने घर आकर पुरानी यादें ताजी कर कर माँ भी खुश हो गई थी। परंतु अब लेखक घर को प्रत्येक दीवार, जो घर की दीवार है, लेखक को कुछ कहना चाहती थी। लेखक ने दालान में यानी आंगन में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ बैठकर अपने घर की दीवार को थोड़ा टेक लगाकर बैठते हैं। बराबर तो अचानक उनको वो दीवारें बराबर कुछ कहने लगती है। क्या कहती है वो भीत, वो दीवारें, एक तो इतने दिन बाद आए और अब हमेशा के लिए जाओगे, कि तुम इतने दिनों बाद आए हो और अब क्या हमेशा के लिए चले जाओगे। लेखक आगे कहते हैं, लेखक एकदम व्यग्र हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। बराबर आंगन में वो खाट चारपाई बिछाकर बैठ जाते हैं। वो ये वही आंगन हैगा जहाँ पहले गाय भैंसों को बांधा जाता था। अचानक लेखक को सभी गायों की रंभाने की आवाज़, रंभाना यानी गायों की आवाज़ सुनाई देती है। लेखक एकदम खड़े हो गए, बड़ा शून्य आँखों में देखा तो उनको पुरानी यादें सब याद आने लगी। ये वही घर है जहाँ पर न जाने कितनी बारिश का संगीत हमने सुना है। यही आंगन में बराबर उनकी भाई और बहनों की शादी के मंडप बांधे थे। दादी दादा पिताजी की अर्थियाँ इसी आंगन में बांधी थी। यानी लेखक घर जाके लेखक को अपनी घर की पुरानी यादें याद आ जाती हैं। अब लेखक अपने घर के अलग अलग कमरों में जाते हैं। घर के अंदर के कमरे में लेखक गए, बराबर वो जर्जरित कमरा, टूटा फूटा कमरा था। बराबर पिछली दीवार के ऊपर जाले थे, बारी खोली तो अंदर से एक प्रकाश आया। बराबर यह वही कमरा है जहाँ पर अनाज भरने की मिट्टी की कोठियाँ और बड़े बड़े पिटारे रखे जाते थे। वह सब तो कब से निकाल दिए थे बराबर, लेकिन आज भी लेखक कहते हैं सामने दीवार पर दही बिलोने का एक बड़ा सा मटका आज भी लटका हुआ है। लेखक कहते हैं यह वही कमरा है जहाँ मेरा भी जन्म हुआ और मेरी संतानों का भी। और अब लेखक सोचते हैं लेकिन अब क्या हम ये हमारा पुश्तैनी हमारी यादों वाला घर बेच देंगे। बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे वो लेखक वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ से वो निकल कर बाहर आंगन में आते हैं, देखते तो माँ अकेली बैठी है। वह पास जाकर देखा तो माँ रो रही थी और वह जोर से रो पड़ी। लेखक को देखकर वो जोर से रो पड़ी और कहने लगी, माँ ने कहने लगी कि पिताजी के, लेखक कहते कि पिताजी के अवसान के समय माँ नहीं रोई थी, उससे भी ज़्यादा आज ये घर में आखिरी थोड़े दिन रहने के लिए आए तो इसको देखकर माँ रोने लगी। और लेखक की माँ उन्हें कहती है, यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो, मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो करना। लेकिन फिर लेखक कहते परंतु माँ तूने ही तो कहा था, लेखक कहते तूने ही तो
अनुमति दी थी घर बेचने की। लेखक की माँ कहती है कहा होगा परंतु वापस यहाँ आने के बाद नहीं। लेखक कहते हैं हाँ तब मैंने कहा था जब हम शहर में थे, लेकिन ये घर में आने के बाद वह घर की यादों को देखकर अब मुझे नहीं लगता कि हमें घर बेचना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था। बराबर इकरारनामा भी बन चुका था, लेकिन उस दिन से माँ को रोता हुआ देखकर बराबर सबको भी अपनी यादें, सब भाइयों को, बराबर माँ को, मुझे, लेखक कहते हैं हम सबको घर की यादें आ गई थी। और जब भी घर की बात निकलती घर के सभी सदस्य मौन हो जाते। और इसी वक्त छोटा भाई मकान खरीदने वाले को साथ लेकर आ गया। बराबर सभी लोग माँ के करीब में आके बैठ गए। हम फिर सब ने माँ को समझाने लगा क्योंकि इकरारनामा भी बन गया था, बराबर मकान खरीदने वाला भी आ गया। तो सब माँ को समझाते हैं कि माँ हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इसी गांव में लेंगे, बराबर, और इसी घर के जैसा, बराबर इसी घर को बेचकर पैसों से और अच्छा मकान बनाएंगे। इस तरह सब माँ को समझा रहे हैं। माँ ने जवाब दिया मैंने इस घर की सहतीर तक ईंटें चढ़ाई है कि मैंने और तुम्हारे पिताजी ने खुद मेहनत कर ये मकान बनाया है। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से ये बांधा था, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर तो, माँ कहती है कि मैं जिंदा हूँ वहाँ तक तुम घर मत बेचो। छोटा भाई माँ की बातों को सुनकर नजाकत को समझ जाता है और खरीदने वाले मालिक को कहता है भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। लेखक कहते हैं कि मैंने देखा जैसे ही घर ना बेचने का फैसला हुआ, मैंने देखा कि हम सब की छाती पर से मानो एक पत्थर सा हट गया। सब लोगों को मन तो था कि घर नहीं बेचना, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन अब हम सब के मन दिल पर से जैसे कोई एक पत्थर हट गया। बरसात के बाद जैसे खुला आकाश हो जाता है, उसी तरह माँ का बराबर मुंह देखकर मानो वो झरझरी टूटा हुआ मकान हंस रहा था। बड़ा गृह देवता को प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ था। और लेखक कहते इस तरह हमने घर ना बेचने का निर्णय भी कर लिया। आपका यह प्रश्न भी आता है कि लेखक के इस गुजराती पाठ का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो डॉक्टर आलोक गुप्ता। यहाँ पर हमारा घर निबंध खत्म होता है। लेकिन मैं आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लेने जा रहा हूँ। कमेंट में आपको उत्तर देने, सिर्फ 3 MCQ प्रश्न आएंगे। आपको प्रश्न भी नहीं लिखना है, चारों ऑप्शन भी नहीं लिखने, जो आपको उत्तर आता है उसका नंबर मार के सिर्फ उसका जवाब लिख देना है। आपका पहला प्रश्न है घर गद्य का साहित्य प्रकार बताइए। इस पाठ का साहित्य प्रकार क्या हैगा, लघु कथा, नाटक, निबंध, कहानी। आपका दूसरा प्रश्न हैगा लेखक के मन घर क्या है, लेखक घर को क्या मानते हैं। घर एक भावना है, बी घर एक घर है, बस सी घर एक मकान है, डी घर एक मंदिर है। तो 4 में से आपको जो सही जवाब लगता है, अगर आपने वीडियो सही से देखा है, पूरा देखा है, तो आप आसानी से तीनों प्रश्न के उत्तर दे सकते हो। तीसरा आपका प्रश्न है लेखक के साथी के बाद के मकान में कौन रहता था, लेखक का भाई, लेखक का मित्र, काशी बुआ, लेखक के चाचा। बरं तीनों में से आपको जितने भी उत्तर आवे, तीनों आवे तो तीनों उत्तर आपको खास कमेंट में, इस वीडियो की कमेंट में लिखने हैं, क्योंकि जिससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियो आप समझ पाते हो या नहीं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस घर निबंध को अच्छी तरह आप समझ सके होंगे, अच्छी तरह आपकी समझ में आया होगा। वह पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, थैंक्स।